सोनी और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है 24,000 Indians lost their life making these rail tracks। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो करिए इनके चैनल को। स्क्लग में ब्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम में लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करो, फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। आज महाराष्ट्र और खासकर मुंबई से कई लोग बोर घाट को पार करके खंडाला और लोनावला जैसे हिल स्टेशन पर बसे हुए जगहों पे काफी उत्साह के साथ में जाते हैं। बोर घाट का ये रूट एक ऐसा इंजीनियरिंग मार्वल है जिसका हम आज बहुत बड़ी मात्रा में फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इस घाट पर रूट डिस्कवर होने से लेकर कंस्ट्रक्शन के बीच में बहुत ज्यादा भयानक और डेडली अतीत छुपा हुआ है, जहाँ करीब 24,000 इंडियन वर्कर्स यहाँ पर काम करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। आज हम भारत के बोर घाट के इस अनजाने अतीत के राज को उजागर करेंगे और साथ ही बोर घाट के करंट सिनेरियो में एग्जिस्ट करने वाले बड़े महत्व को भी समझेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ साथ ये वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और लंबा हो सकता है, तो इसे जरूर ध्यान से देखना। फरवरी 1781 को बोरघाट में एक युद्ध हुआ था जो कि पुणे में सेंटर्ड मराठा साम्राज्य और मुंबई में टिके हुए विदेशी शक्तियों के बीच था। उन्होंने पुणे को कैप्चर करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी थी जिसे बोरघाट के पास से गुजरना था, पर यहाँ उन्हें मराठा सेनाओं ने रोक लिया। लेकिन फिर भी युद्ध में मराठास ने ब्रिटिशर्स पे एक भयानक पराजय का प्रभाव डाला और आज इस युद्ध को बोरघाट के युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने मुंबई से पुणे तक एक रेलवे लाइन बिछाने का निर्णय लिया, जो कि बोरघाट के सेक्शन में 28 टनल्स और ओल्ड ब्रिजेस के साथ साल 1863 में खुला था। इस घाट ने मुंबई को डेक्कन प्लेन्स की तरफ पहुंचाया और मुंबई के लोगों के लिए ये रास्ता ओपन हो गया था और वेस्टर्न घाट्स और डेक्कन प्लेटो के बीच का ये पहला कनेक्टिंग नेटवर्क था। और अब समझते हैं वो इतिहास जिसमें इस घाट को बनाया गया और ये खतरनाक साबित होने लगा। बोर घाट्स पर एक रेलवे का निर्माण करना एक इंपीरियल इंजीनियरिंग के रूप में प्रदर्शित करने के लिए लिया गया प्रोजेक्ट था। यानी बेसिकली ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि अपने इंजीनियरिंग टैलेंट्स को वो दुनिया के सामने प्रेजेंट कर सके, और इसलिए चाहे कितना डिफिकल्ट क्यों ना हो, चाहे बजट इसमें कितना चाहे, यहाँ पर इस घाट को बनाना ब्रिटिशर्स के लिए एक सम्मान वाली बात भी थी। साल 1899 में इंजीनियरिंग मैगजीन के आर्टिकल में इसे मिलिट्री पावर से अधिक निश्चित और स्थायी प्रकार के अटैक के रूप में वर्णन किया गया था और बताया गया कि रेलवे, कनाल और हार्बर किसी भी कॉलोनी पे कब्जा करने और विजय होने में सबसे इंपॉर्टेंट हथियार होते हैं। और इसकी वजह से बोरघाट की इंपॉर्टेंस को डिस्क्राइब किया गया। निर्माण के दौरान कर्मचारियों की संख्या काफी ज्यादा इंक्रीज हुई थी। 1856 में 10,000 लोगों ने यहाँ पर काम करना शुरू किया। 1857 में ये संख्या 20,000 से अधिक हो गई। जनवरी 1861 में ये संख्या 42,000 तक पहुंच गई, क्योंकि जैसे जैसे घाट का कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर डिफिकल्टीज कितनी आने वाली है वो चीज भी क्लियर होती जा रही थी। घाट पर इस रेलवे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए लगभग एक दशक का समय लग गया और 42,000 मजदूर यहाँ पर एट अ पॉइंट काम करते थे। और ये यहाँ के लोकल्स नहीं थे, ये थाने, सोलापुर, धारवाड़ और रत्नागिरी जैसे रीजन से आए थे। इसी के बीच में एक फन फैक्ट, अगर आप मुंबई की सेंट्रल लाइन को समझते हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पर जो सेंट्रल लाइन का एक्सट्रीम सबसे दूर वाला पॉइंट है पुणे साइड में खोपोली में आता है, लेकिन खोपोली एक टर्मिनेटिंग स्टेशन है, जबकि जो पुणे की लाइन है वो करजत के आगे पलसधरी स्टेशन से स्प्लिट हो जाती है। और इसकी वजह से ये सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि खोपोली तो रेलवे लाइन बनाने की जरूरत क्यों थी अगर उसे एक स्टेशन बाद में टर्मिनेट ही कर देना था, और करजत से सीधे पुणे लाइन क्यों नहीं बनाई? तो इसका भी जवाब जो है वो बोरघाट के कंस्ट्रक्शन में छुपा हुआ है, क्योंकि खोपोली वो लास्ट पॉइंट था जहां तक रेलवे लाइंस बन सकती थी कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वर्कर्स वगैरह को पहुंचाने के लिए, और करजत से लाइन का रूट आना था जो कि घाटों के ऊपर चढ़ पाए। इसके लिए खोपोली स्टेशन बना। आज हालांकि यहाँ पे लोकल ट्रेन जरूर चलती है, लेकिन एक जमाने में इसका एक ही एम था, वो था बोरघाट के कंस्ट्रक्शन को फैसिलिटेट करना। आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 10,000 बुल्स को भी शामिल किया था, जो सामग्री को पहाड़ों पे ले जाने के लिए मदद करती थी। जब निर्माण चल रहा था तब 25,000 मजदूर ऐसे होते थे जो कंटिन्यूसली इंक्लाइंस पर काम कर रहे होते थे और सिर्फ मॉनसून्स के दौरान ही काम बंद होता था। इस घाट को बनाने के लिए 67.5 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ मटेरियल से एम्बार्कमेंट्स का निर्माण किया गया। 54 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ हार्ड रॉक ब्लास्ट करके निकाला गया और 1.1 मिलियन यूरोस का खर्च इसे बनाने के लिए उस समय पर आया, यानी तकरीबन 70,000 यूरोस पर माइल, जो आज के हिसाब से भी अगर देखें इन्फ्लेशन के बाद में तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव
सेक्शंस बनता है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पे पैसे या मजदूरों की संख्या की नहीं थी। हो ये रहा था कि ब्रिटिश कॉन्ट्रैक्टर्स इंडियन वर्कर्स की संख्या बढ़ाने के लिए बहुत ही चीप रेट्स पे मजदूरों से बहुत ज्यादा काम करवा रहे थे, और ये इतना ज्यादा बढ़ गया था कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल अनरेस्ट होने लगा। यानी कि जो काम करने वाले लोग थे उन्होंने धीरे धीरे अपना विरोध इस प्रोजेक्ट के लिए जताना शुरू किया, और ये विरोध मेनली कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ था, और इसके कारण एक सिंगल कॉन्ट्रैक्टर खुद बना भी नहीं पाया इस प्रोजेक्ट को। पहले कॉन्ट्रैक्टर विलियम फेडरिक फेवेल अपने कामगारों के साथ में बहुत अन्याय करते थे, और साथ साथ जो उनके सब कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको भी उन्होंने अंडरपेड रखा था। इसके वजह से कामगारों के द्वारा राइट्स किए गए दंगे यहाँ पर हुए। इसको दबाने की कोशिश की गई और यूरोप के एक मैनेजर की इसके अंदर मौत हो गई। इसके बाद में सरकारी जांच के बाद पता चला कि फेवेल ने कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल सही से नहीं किया है, और उससे वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया, और अगला कॉन्ट्रैक्ट मिला सोलोमन ट्रेडवेल को, जो साल 1859 में इस काम को दोबारा शुरू कर पाए। लेकिन बाद में हुआ ये कि यहाँ के खराब मौसम और क्लाइमेट के वजह से डिसेंट्री या कोलेरा के वजह से उनकी भी मौत तुरंत हो गई, जिसके कुछ दिन बाद उनकी पत्नी एलिस ने इस कॉन्ट्रैक्ट को संभाला और 1863 में सफल रूप से इसे कंप्लीट किया। लेकिन ये जो एलिस के पति की मौत हुई थी डिसेंट्री और कोलेरा से, ये सिर्फ ब्रिटिशर्स को नहीं चपेटी, लेकिन कई मजदूरों को भी यहाँ पर इसके कारण तकलीफें हुई, और टोटल 24,000 वर्कर्स जो है वो बीमारी, राइट्स, खराब वर्किंग कंडीशंस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट्स, इन चीज़ों के कारण मारे गए। और वन ऑफ द मोस्ट डेडली प्रोजेक्ट से बना उस जमाने के लिए भी, और ऑब्वियसली आज के हिसाब से तो ये कभी भी एग्जीक्यूट किया ही नहीं जा सकता। थोड़ा बोरघाट की रूट को समझते हैं। मुंबई और पुणे के बीच की लाइन जब मुंबई से निकलती है तब इसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट स्टेशन जो आता है वो है करजत, जहाँ से घाट की शुरुआत होती है, ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि ट्रेन्स को जो बैंकर लोकोमोटिव्स होते हैं, जो पुश करने वाले लोकोमोटिव्स है, उनको करजत पे अटैच किया जाता है। इसके बाद में ट्रेन आगे बढ़ती है पलसधरी स्टेशन तक। पलसधरी वो पॉइंट है जहाँ से मेन घाट सेक्शन और खोपोली तक जाने वाली लाइन अलग हो जाती है। धीरे धीरे यहाँ पर टनल्स के थ्रू ये ट्रेन गुजरना शुरू होती है, जहाँ पर टनल्स जो है एक के बाद एक कंटिन्यूस श्रृंखला में आते हैं। टनल नंबर 6 के बाद में हमें जो अप लाइन्स है और डाउन लाइन्स है वो स्प्लिट होते हुए नजर आती है, टोटल 3 लाइन्स के अंदर, और ये 3 लाइन्स थोड़ा अलग अलग रूट ले लेती है। जिसके बाद में जामरुंग केबिन के यहाँ पर ये लाइन्स फिर से अपने करीब आती है, लेकिन उसके बाद में टनल नंबर 20 के बाद में फिर से ये लाइन स्प्लिट होती है, जहाँ पर पुणे साइड की दोनों लाइन साथ में चलती है, जबकि पुणे से मुंबई साइड के आने वाली लाइन कंप्लीटली एक सेपरेट सेक्शन पे चलती है। धीरे धीरे जो पुणे साइड जाने वाली लाइन्स है वो ठाकुरवाड़ी केबिन से गुजरती है, टोटल 37 नंबर के टनल से गुजरती है। उसके बाद में काफी बड़े गैप से होते हुए ये दोनों लाइन्स जो पहले सेपरेट हुई थी वो मंकी हिल केबिन के पास में आकर जुड़ती है। अगर हम यहीं पे देखें कि मुंबई साइड की लाइन स्प्लिट होने के बाद में कहाँ से गुजरती है, तो ये नागनाथ केबिन में से गुजरती है, जहाँ पर ये वायाडक्ट 6 पे से गुजरती है, जिसके दोनों तरफ में टनल्स है। वायाडक्ट 6 वही वायाडक्ट है जहाँ पे हम आज के डेट में सम ऑफ द मोस्ट वायरल रेलवे के ड्रोन वीडियोस देखते हैं, और ये काफी ज्यादा फेमस हो गया है हाइकिंग के लिए, लेकिन रेलवेज ने रिसेंटली इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया है। बाद में जब दोनों लाइंस मंकी हिल के पास में मिलती है, तब यहाँ पर ये लाइंस पीछे की तरफ में हमें 2 कैच साइडिंग लाइंस भी देखने को मिलती है। कैच साइडिंग बेसिकली इमरजेंसी के दौरान काम आने वाला एक रेलवे रैंप है, जिसके ऊपर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं जो आपको यहाँ देखने मिलेगा। आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये लाइंस वापस कन्वर्ज होते हुए नजर आती है, और फाइनली लोनावला स्टेशन पे ये अपने पीक एलिवेशन पे पहुंचती है, जिसके आगे बैंकर्स को नहीं भेजा जाता और नॉर्मली ट्रेन डिसेंड करते हुए पुणे की तरफ बढ़ सकती है। अगर हम आज के बोरघाट को देखें तो 52 टनल्स हमें देखने मिलती है, छोटी बड़ी सारी, और कई सारे वायाडक्ट्स भी जो काफी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से ही मुंबई और पुणे ये दोनों शहर एक हो पाए, और आज देश के वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिक प्रॉस्परस कॉरिडोर्स में से ये एक बने। मुंबई की वजह से चेन्नई तक की लाइन भी इस भोरघाट के कारण ही पॉसिबल हुई। साल 2002 में यहाँ पर इसी घाट में, इसी रेल लाइन के पास में देश का पहला 6 लेन वाइड कॉन्क्रीट एक्सेस कंट्रोल टोल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया, जो आज हम मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। 100 साल से भी ज्यादा पुराने इस घाट सेक्शन में रेल और रोड दोनों को मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, और इसके कारण आज भी बहुत सारे लोग परमानेंटली यहाँ पर काम करते रहते हैं। रॉकफॉल बैरियर्स को लगाना, टनल्स के अंदर मेंटेनेंस का काम करना, यहाँ पे लाइंस का हुआ इलेक्ट्रिफिकेशन और सेफ्टी के लिए किए जाने वाली कई चीजें, ये आज भी यहाँ पर होती है। लेकिन वन ऑफ द मोस्ट बिग इम्पैक्ट जो आज देखने मिलता है नॉर्मल पब्लिक को इन लाइंस की वजह से, वो है खोपोली, खंडाला और लोनावला जैसे एरियाज का डेवलप होना। ये छोटे छोटे गाँव हुआ करते थे, लेकिन लाइंस के बनने के बाद में
जैसे ही लोगों को पता चला कि ये हिल स्टेशंस बन सकते हैं, यहाँ पर क्लाइमेट ज़्यादा अच्छा है, ग्रीनरी है, वैसे ही ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर सबसे पहले अपने समर होम्स बनाना शुरू किया। आज मुंबई के अंदर का कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी नहीं होगा जिनके खंडाला या लोनावला के अंदर फार्म हाउसेस नहीं है। एडवेंचर्स, ट्रैकिंग, ये सब चीज़ें करने के लिए, बाइक राइड्स करने के लिए लोग आज लोनावला जाते हैं। लेकिन याद ये रखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो एंजॉयमेंट हम कर रहे हैं, इसके पीछे 24,000 इंडियन वर्कर्स ने अपनी जान गंवाई है। भाई इंडियन रेलवे के घाट सेक्शंस की बात करें तो नो डाउट बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है उन्हें देखने का। लेकिन जब आप उसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं या उठाकर उन्हें देखते हैं तो भाई आपको जो है ना एक अच्छी खासी मेहनत और एक अच्छा खासा डेडिकेशन उसके पीछे जो है नज़र आता है। बिल्कुल, मैं आज की वीडियो देखते हुए ये बात सोच रही थी कि जब भी हम लोग घाट की स्पेशली वीडियोस देखते हैं, मॉनसून में देखते हैं, तो हम लोग भाई नज़ारों को देख के कहेंगे वाओ कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वो कैसे बनी, उनके पीछे कितने लोगों की एक स्ट्रगल थी, उस टाइम में क्या कुछ हुआ, उस इतिहास के बारे में हमें पता नहीं होता। बट मैं कहूँगी कि आज की वीडियो बहुत अच्छी थी कि इसमें जिस तरीके से बोर घाट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया। मुझे वैसे एक चीज़ जो लगता है ना कि लाइक आप किसी भी टाइम में उठाकर देख लो, एक आपको इनजस्टिस नज़र ज़रूर आता है। मतलब जो लेबर होते हैं जिनका बल्कि सबसे ज़्यादा योगदान रहता है उन चीज़ों में, उनके साथ ही आपको नाइंसाफ़ी जो है वो देखने को मिलती है। भाई इसमें कोई शक नहीं, आप जब देखते हैं ना इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आप देखते हैं तो जब उनका वो आप कह लें एक सच सामने आता है तो उसके पीछे जो सेक्रीफाइस है वो आपको जो है वो देखने को मिलता है। अभी जैसे इस प्रोजेक्ट की बात करें भाई 24,000 लोग एक अच्छा खासा नंबर है जो कि हाँ जो कि एक दिहाई के अंदर जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट और उसमें 24,000 लोगों की अगर बात की जाए यानी कि एवरेज आप अगर देखा जाए तो 2400 लोग ठीक है ना एक साल का बनता है कि भाई एक साल में 2400 लोगों की इस प्रोजेक्ट की वजह से मौत हो रही है। नो डाउट उसमें अगर देखा जाए तो भाई कुछ लोग जो है वो प्रोजेक्ट बनाते बनाते उनकी डेथ हुई होगी, कुछ लोग हैं जो उस टाइम में एक पेंडेमिक जो है फूट पड़ा उसकी वजह से उनकी डेथ हुई। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगी डेडिकेशन थी, बेशक वो आप ब्रिटिश की कहें, वहाँ की लोकल कम्युनिटी की कहें कि भाई उन्होंने उस प्रोजेक्ट को 10 सालों में कंप्लीट किया। मैं यहाँ पर एक बात बोलूंगी कि देखो चाहे पेंडेमिक होती है या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपकी जान चली जाती, तो आपको क्या सिक्योरिटी क्या दी जाती है आपके घर वालों को, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। सो ब्रिटिशर्स मुझे लगता है कि इस लिहाज से ना उनके लिए जो हिंदुस्तान के लोग थे उनकी जान कोई खास मायने रखती नहीं थी उस टाइम पर। हाँ, अगर प्रोजेक्ट के लिहाज से मैं बात करूं तो नो डाउट मैं कहूंगी कि चाहे वो अपने आप कह लो कि जो उनका उस टाइम पर एक रुतबा था उसको दिखाने के लिए उन्होंने किया या जिस तरीके से भी किया, लेकिन प्रोजेक्ट वाकई में एक मैं कहूंगी कि इंजीनियरिंग मार्वल आपको नजर आता है कि ऐसे टाइम में जब जो कि हम आज के टाइम में सोचते हैं कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का टाइम नहीं था और इस इतने डिफिकल्ट आप कह लो कि माउंटेन टेरेन में आपको एक घाट देखने को मिल रहा है, आप टनल्स बना रहे हो वहाँ पर और आप वहाँ पर जिस तरीके से एक रेलवे नेटवर्क जो है वो बिछा रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये वाकई में तारीफ करने वाली बात है कि जो ब्रिटिशर्स ने बेशक अपने मकसद के लिए उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए उठाया, मतलब जो रेलवे नेटवर्क है, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये एक उनकी एक अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन में जाकर भी काम किया। भाई इसमें कोई शक नहीं, अगर आप ब्रिटिशर्स को देखें ना उन्होंने अपने टाइम पे यहाँ पर जो ना इंजीनियरिंग मार्वल्स जो हैं वो दिखाए हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो भाई पहाड़ों में इस तरह टनल्स खोदना ठीक है ना, फिर गुजारना रेलगाड़ियां उनमें से, यानी कि पूरा ट्रैक बनाना, मतलब सबसे पहले तो नेटवर्क मतलब वो बिछाना, अगर नहीं भी टनल बनानी वैसे भी नेटवर्क बिछाना मुश्किल है, पहाड़ों में बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की अगर बात करें तो नो डाउट आपको घाट्स का जो एक आपको रेलवे नेटवर्क जो है वो काफी ज्यादा जो है ना उसकी टेरेन जो है वो आपको काफी ज्यादा इस तरह की दिखाई देती है कि जो भी बहुत मुश्किल है। सीनिक तो है ही है लेकिन वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसके साथ साथ मैं कहूंगा कि अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें ना, आपको जो है ना बलोचिस्तान में जो रेलवे ट्रैक है वो भी मैं कहूंगा कि आपको जो है ना इंजीनियरिंग मार्वल जो है वो नजर आता है, क्योंकि अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो खाली जो है बलोचिस्तान एक ऐसी जगह जहां पर चढ़ाई के लिए बंकर लगता है, इंजन जो है ना वो लगाए जाते हैं बैक साइड पे, और कहीं पर भी जो है ना ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती। उसके अलावा बीच में जो है ना मैं कहूँगा कि भाई दिमाग, सारी बात ही दिमाग की है ना, कि जैसे अगर घाट सेक्शंस जो होते हैं उन पे अगर इंजन फेल हो जाता है तो इस तरह की वहाँ पे चढ़ाइयाँ कुछ बनाई जाती थी कि जहाँ पर जो है ना
इंजन ट्रेन जो है वो सपोर्ट कर सके उसको। नहीं रुक जाए, यानी कि ऊपर जाके फिर वापस आके रुक जाए, तो वो ही उसको सपोर्ट किया जाता ना। हम लोगों ने वैसे 1-2 वीडियोस में देखा है, मतलब मुझे पहले वैसे इस बात का आइडिया नहीं था, लेकिन जब वो देखा तो उसके बाद मुझे पता चला है कि ये ट्रैक किस लिए बनाया जाता है। बट एक चीज मैं इसलिए यहाँ पर मैं बोलूँगी कि ब्रिटिशर्स ने जो एक नेटवर्क फैलाया, इसकी मैं तारीफ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 1947 के बाद इंडिया का तो आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। पाकिस्तान में आपको कोई उसमें इजाफा नहीं नजर आया, लाइक उसमें कमी ही नजर जरूर आई है आपको। भैया आप देखें, जब ब्रिटिशर्स यहाँ से गए थे तो पाकिस्तान के हिस्से में जो आने वाला नेटवर्क था वो 9000 किलोमीटर से ज्यादा था, और अब तकरीबन 7700 कुछ किलोमीटर जो है वो ऑपरेशनल है। बाकी ट्रैक है, लेकिन ट्रेन जो है ना वहाँ पे आपको जो है चलती हुई नहीं दिखाई देती। तो फिर इसी से अंदाजा लगा लें कि उन्होंने इतने डिफिकल्ट टाइम में किस तरीके से चीजें जो वो की हैं। हाँ, जहां पर उन लोगों ने नाइंसाफियां की वो चीज भी हम लोग बिल्कुल मानते हैं, बट हाँ मैं ये जरूर बोलूंगी कि जैसे हम लोग एक सीनिक व्यू देखते हैं, वाकई में बहुत खूबसूरत है। और स्पेशली जो मुंबई टू पुणे के बीच में जो घाट आते हैं, वेस्टर्न घाट बोलते हैं उनको ना, बहुत ही ज्यादा मैं कहूँगी ये सीनिक व्यू है। अच्छा, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, वो मुझे आइडिया नहीं है, शायद मौजू पता कि जैसे उन्होंने वीडियो में बोला कि अब के टाइम में मतलब ये पॉसिबल नहीं था इस तरह का, मतलब ये सब कुछ बनाना, ये जो उन्होंने नेटवर्क की बात की, मे भी प्रोजेक्ट कॉस्ट अगर देखा जाए हाँ, तो शायद उस टाइम पर प्रोजेक्ट कॉस्ट बहुत ज्यादा अगर देखा जाए तो भाई 70,000 यूरो पर माइल, ओह माय गॉड, बहुत बड़ा नंबर, खासी कॉस्ट है भाई। हाँ, तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो क्योंकि ब्रिटिशर्स की फिर वही बात आ जाती है, भाई लेबर्स को उस तरह पैसे नहीं थे देने पड़ते, हाँ उस तरह पैसे नहीं थे देने पड़ते, अपनी मर्जी से सब कुछ होता था। अब टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है, तो मे भी जो लेबर कॉस्ट है वो शायद मैटर करती हो, पॉइंट है, मुझे भी यही लगता है। लेकिन ये कि जो बाद में हम लोगों को एक नेटवर्क नजर आया कि नीचे से ट्रेन गुजरी है, ऊपर से रोड गुजरी है, वो एरिया भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। अच्छा, मुझे एक चीज की समझ नहीं लगती, खासतौर पर यहाँ पे मैं बात करूँ तो भाई रेलवे क्योंकि एक ऐसी ट्रांसपोर्ट मानी जाती है जो बहुत कंफर्टेबल होती है, तो सड़क पहुंच जाती है, ठीक है ना, रोड पहुंच जाता है, लेकिन ट्रेन की जब बात आती है ना तो बहुत सारे आएं बाएं शाएं जो है वो की जाती है, ये मुझे आज तक समझ नहीं लगी। हालांकि अगर देखा जाए तो रेलवे का जो नेटवर्क है वो कॉस्ट एफिशिएंट भी होता है, जहाँ पे आपने एक बस में 1 लाख रुपए का डीजल लगाकर आना जाना है, वहां पे कितनी मैक्सिमम 50 सवारियां आप ले जाएंगे, उतने में आपको जो है भाई पूरी ट्रेन 16, 17, 18 के कोई नो डाउट फ्यूल की कॉस्ट ज्यादा लगती है, लेकिन आप देखें ना उसके पीछे बोगियां भी तो कितनी लगी होती हैं। देखो पाकिस्तान में ना तुम्हें पता तो है कि क्या क्या माफिया लोग काम कर रहे होते हैं, फिर भी मौजम तुम पाकिस्तान में वाकई अजीब है। पाकिस्तान में है ना, इंजन है तो बोगियां नहीं है, बोगियां है तो इंजन नहीं, अगर दोनों बोगियां इंजन है तो भाई डीजल नहीं है, यहाँ पे ये चीज चलती रहती है। एनीवे गाइस, आप जरूर बताइए क्या आपको आज की जो वीडियो है और जो एरिया दिखाया गया इसमें बोर घाट के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता था या नहीं पता था, जरूर बताइएगा हम लोगों को कमेंट सेक्शन में। और आपका क्या कहना है इसके बारे में वो भी जरूर अपनी राय शेयर कीजिए, और इसके साथ हमें वीडियो चैनल करें, गुड बाय।